चौथा बेटा ये अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है जो आपने लोगों ने नाइन्थ वाइन्थ में पढ़ा है उसी के ऊपर है, बस थोड़ा सा पार्ट फ्रिक्शन का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो बात आती है वो होती है फोर्स की। सर फोर्स क्या है बेटा? बेसिक डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं, फोर्स कुछ नहीं है, बस एक पुश क्या और एक पुल है बेटा, किस पे? एक ऑब्जेक्ट पे बेटा, और कुछ नहीं है फोर्स। अगर किसी हम ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या धक्का लगाते हैं बेटा तो हम लोग उस पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आएगी फोर्स की वो ये आ जाएगी बेटा, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स बेटा। क्या इतनी बात आप समझ गए? फिर आता है बेटा हमारे पास इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब बेटा हम लोग फोर्स की मदद से कर क्या क्या सकते हैं, जिसे कहते हैं बेटा फोर्स का असर, यानी क्या? इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखो बेटा क्या कर सकते हो, पहले बेटा आप रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हो, तो अपन लिखेंगे बेटा मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या कर सकते हो बेटा? मूव करा सकते हो रुके हुए ऑब्जेक्ट को। दूसरा काम आप लोग क्या कर सकते हो बेटा? एन ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकते हो। तीसरा काम आप क्या कर सकते हो फोर्स लगा के? कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। और चौथा काम आप क्या कर सकते हो बेटा? कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना बेटा। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अपन कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जैसे कि बेटा हमारे पास क्या था, एक कार है, थोड़ा आप लोग समझते भी रहा चला करो बेटा, एक कार है, जब समझाते तो लिखना नहीं है। अब रुकी हुई है बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं? उसमें धक्का लगा रहे हैं। जब आप किसी भी कार पे बेटा, रुकी हुई कार पे धक्का लगाओगे वो मोशन में आ जाएगी। क्यों आई मोशन में? क्योंकि आपने क्या किया है बेटा? फोर्स लगाया है। फुटबॉल आती है अपनी तरफ, आपने देखा होगा प्लेयर्स पैर लगा के क्या करते हैं बेटा? उसको रोक लेते हैं। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं बेटा? फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आते हैं। फिर आता है बेटा कोई बॉल आ रही है, अपन ने ऐसे पाँव से मारा, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। मम्मी आटा मारती है ना रोटी बनाने के लिए, देखा होगा ना उस पर क्या लगाते हैं बेटा? फोर्स लगाए तो आटे का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। ये कुछ अच्छा फोर्स जो है बेटा किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ही बढ़ा सकता है। एरिस्टोटल करके एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा एक बहुत लॉ दिया, लेकिन वो लॉ जो था वो बेसिस बना हमारी रिसर्च का। एक चीज होती है ना बेटा, एक बात कह देते हैं आज ब्लू है पानी, ठीक है। अब बेटा कोई आएगा, वो देखेगा ब्लू सच में है क्या, तो बताएगा शायद इस वजह से ब्लू है पानी, ठीक है। फिर तीसरा आएगा, बोलेगा कि शायद नहीं 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 ये वजह नहीं थी पानी ब्लू होने की, दूसरी वजह से क्या है बेटा? पानी ब्लू है। समझ गए? तो ये जो होता है, अब जो पहला आदमी अगर ये सोचते ही नहीं कि पानी क्यों ब्लू है, तो कभी बेटा आगे के लोगों को मदद मिल पाती है पता करने में कि पानी क्यों ब्लू है? नहीं मिल पाती ना। तो एरिस्टोटल ने जो बात कही थी वो गलत थी, गलत बात है वो, लेकिन एरिस्टोटल ने बेसिस बनाया कि गैलीलियो अपना एक्सपेरिमेंट कर पाए, और गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट बेसिस बना उससे न्यूटन भैया को 3 लॉ ऑफ मोशन को फॉर्मुलेट करने में मदद मिली। बात समझ गए क्या बोला मैंने? एक बार फिर से बोलूं क्या? इनने क्या बात बोली बेटा? अ कांस्टेंट फोर्स इज required to keep an object in motion। अब इन्होंने क्या किया होगा, मेरे हिसाब से ये इंडिया आए होंगे और इन्होंने वो बच्चे जो चक्री पे ऐसे लाठी मारते हैं ना, ऐसे टायर आगे बढ़ाते मारते मारते ले जाते दौड़ते दौड़ते, वो देख लिया होगा मेरे हिसाब से। तो इन्होंने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स लगातार चाहिए अगर आपको ऑब्जेक्ट को कायम में रखना है, मोशन में रखना है, ठीक है बेटा।
बेटा लेकिन दिस थ्योरी प्रपोज्ड was नॉट एक्सेप्टेबल। जो इनने बात कही वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, और जो इनका स्टेटमेंट था बेटा कि एक फोर्स चाहिए हमारे को ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए, वो थ्योरी जो है बेटा इनकी प्रपोजल जो था इनका गलत हो गया। अब आए गैलीलियो। गैलीलियो ने उनकी बात को समझा और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे नाम दिया जाता है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या कहता था वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट समझने के लिए आपको 2-3 टर्म समझना पड़ेंगे। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट समझने के लिए 2-3 टर्म समझना पड़ेंगे। बेटा इन्होंने ना एक फ्रिक्शनलेस क्या लिया, इंक्लाइंड प्लेन लिया, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। अब मुझे बताओ, पहले मेरे को बताओ कि आपको फ्रिक्शनलेस वर्ड का मीनिंग पता है? फ्रिक्शनलेस वर्ड का मीनिंग होता है बेटा किसी प्रकार का कोई रेसिस्टिव फोर्स ना लगे, यानी जीरो रेसिस्टिव फोर्स। जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिया जमीन पे, उसे बेटा अपन लोग फेंकते, थोड़ी देर बाद आके वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन एक्ट करता है, यानी एक अपोजिंग फोर्स पे एक्ट करता है। ठीक है। लेकिन अगर मुझे ऑब्जेक्ट को मूव कराते रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा टर्म जो उन्होंने इस्तेमाल किया बेटा वो था इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब होता है बेटा कुछ एंगल बना के। ठीक है। और प्लेन अपन लोग जानते हैं कोई भी चीज 2 डायमेंशनल होती है तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं बेटा। बात समझ गए? अब देखो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ आपको। गैलीलियो को एक्सपेरिमेंट समझाने जा रहा हूँ। इस प्लेन जो आपको दिख रहा है ना, ये जो प्लेन है ये कैसा है बेटा, इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ कि ये कुछ एंगल पे है, और उस एंगल को अपन लोग क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी हाइट पर है, ये h हाइट पर है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। और ये जो बेटा सरफेस है जिसपे ये बॉल या ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो कैसा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, किसी प्रकार का कोई भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा। इतनी बात समझ गए। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बेटा जब इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो उसके लिए उन्होंने इसके सामने एक और सेम इंक्लाइंड प्लेन रखा। तो यहाँ पर मैं इसी को बना, ठीक है बेटा। तो हुआ क्या, हमारे जो बॉल थी ना बेटा वो आई, यहाँ से आई, इसका एंगल थीटा था बेटा, इसका भी एंगल सेम था, थीटा था। यानी अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना था बेटा, 30 डिग्री था। तो बॉल ऐसे आई, मूव करी और वापस वहीं पहुंच गई बेटा। तो ये कितनी हाइट पर पहुंची बेटा, h हाइट पर ही पहुंची। और इसने मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर s डिस्टेंस कवर किया तो यहाँ से यहाँ तक भी उसने क्या किया, s डिस्टेंस कवर किया। क्या आप इतनी बात समझ गए? गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के लिए अपने को 2 टर्म बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है, फ्रिक्शनलेस वर्ड का कोई प्रकार का रेसिस्टिव फोर्स नहीं लगेगा। और बेटा इंक्लाइंड वर्ड का मीनिंग क्या है, कुछ एंगल बना के काम चलेगा। ठीक है, प्लेन जो है वो एंगल पर है। इतनी बात समझ आ गई? हमारा ऑब्जेक्ट है, रोल डाउन कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, रोल डाउन करते हुए क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। इस ड्यूरेशन में उसने बेटा s डिस्टेंस कवर किया और वो हाइट h से चालू किया था, क्योंकि दूसरे वाले प्लेन का एंगल 30 डिग्री ही है तो वो बेटा सेम डिस्टेंस कवर करेगा और बेटा वो सेम हाइट पर जाएगा। क्या इतनी बात समझ गए? अब देखो बेटा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, व्हेन θ1 is equal to θ2 is equal to θ, then h1 जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट आया था उतनी हाइट पे बेटा दूसरे प्लेन पे जाएगा, साथ ही साथ जितना डिस्टेंस कवर करके आया था उतना ही डिस्टेंस कवर करके जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब बेटा इस इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा फिर चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए देखो, ये डिस्टेंस ये सब चीजें तो सही रहेंगी, चेंज होगा बेटा ये।
देखो अब हम लोगों ने क्या, यहाँ पर क्या हुआ, मान लो ये जो हमारे पास एंगल था वो θ1 था। यहाँ पे हमने जो एंगल था ना बेटा उसको नाम दिया θ2। ठीक है, मान लो बेटा हमारे पास जब θ1 बड़ा है किससे, θ2 से। अब बड़ा होने का मतलब इस एंगल को हमने कम कर दिया, मान लो पहले 30-30 थे तो अब ये तो 30 ही है और ये कितना हो जाता है 15 मान लो। अब क्या होगा बेटा, हमारा जब बॉल ये बेटा इस पर आएगी, किस पे, इस इंक्लाइंड प्लेन पे, तो होता क्या है बेटा, जब इस इंक्लाइंड प्लेन पे आएगी तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो ज्यादा कवर करेगी बेटा एज कंपेयर टू जितना वो रोल डाउन करके आएगी। ठीक है, और बेटा जो हाइट रहेगी वो दोनों ही केसेस में क्या रहती है, सेम ही रहती है। अब मेरा थोड़ा सा सही नहीं बना क्योंकि मेरे पास फिगर्स की लिमिटेशन है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आया वो उतनी हाइट पर जाएगा जितनी हाइट पर जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से हुआ था। ठीक है, एच हाइट से स्टार्ट हुआ था तो वो कहां तक जाएगा, एच हाइट तक ही जाएगा, हाइट सेम रहेगी, लेकिन उसने डिस्टेंस जो एस कवर किया था अब वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो एस डैश कर लेगा, यानी ज्यादा करेगा। अब सर ज्यादा क्यों करा, क्योंकि यही तो गैलीलियो आगे बोलने वाला है, क्योंकि वो सेम हाइट पर पहुंचना चाहता है, जिस हाइट से वो आया था उसी हाइट पर पहुंचना चाहता है, और उस हाइट पर पहुंचने के लिए वो क्या कर रहा है बेटा, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर जा रहा है। बात समझ में आई। तो अब सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो, जब θ1 θ2 से ज्यादा है तो बेटा जो हाइट रहेगी वो तो खैर बराबर ही रहेगी, लेकिन डिस्टेंस जो है बेटा s1 वो छोटा रहेगा किससे, s2 से। जहां पर s1 में इसको बोल रहा हूं और s डैश को क्या बोल रहा हूं, s2 बोल रहा हूं बेटा। बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा इनके तीसरे पार्ट पे। अब जो इंक्लाइंड प्लेन है ना बेटा उसे इंक्लाइंड रहने नहीं दिया, उसे क्या कर लिया, यानी कि 0 डिग्री। अब क्या होगा बताओ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो आया था रोल डाउन होके, वो अब एंडलेसली चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उस हाइट को ढूंढ रहा है जिस हाइट से वो आया था। और बेटा जो हमारा सरफेस है वो हमने कैसा ले रखा है, फ्रिक्शनलेस ले रखा है। अब फ्रिक्शनलेस अगर हमने सरफेस ले रखा है बेटा तो क्या होगा, वो मूव करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा एंडलेसली, जब तक आके कोई एक्सटर्नल उस पर फोर्स ना लगा दे। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, क्योंकि जो इन्होंने इनर्शिया की बात करी थी, सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगी ना वो यही आएगी, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सेकंड जो बात आएगी बेटा फिर वो न्यूटन पे जाएगी। बात समझ में आ गई। तो जब थर्ड केस की या थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या हो जाएगा, जो θ1 है वो बहुत बड़ा हो गया θ2 से, जो कि 0 डिग्री कर दिया है। ऐसे केस में बेटा ऑब्जेक्ट जो है विल कंटिन्यू टू मूव, क्या, एंडलेसली बेटा, और इन ऑर्डर टू अचीव हाइट h। बात समझ में आ गई, बोलो बेटा। चलो गैलीलियोस कंक्लूजन। अब गैलीलियो ने क्या बोला वो समझाता हूं। देखो इन्होंने ये बोला गैलीलियो ने कि बेटा इन द एब्सेंस ऑफ, in the absence of external force, an object at rest continues to be at rest, ठीक है, and object in motion tends to maintain same motion।
ठीक है ना बेटा? दिस लॉ इज कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा? इनर्शिया क्या होता है? देखो, इनर्शिया, देखो बेटा, जैसे अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग मान लो एक बस में बैठे हैं जो रुकी हुई है, सडनली चले तो क्या होगा बेटा? एक झटका फील होता है ऐसे करके। या चलती हुई बस है वो ब्रेक मार तो मैं आगे तरफ, झटका लगता है। इसमें हंसने वाली क्या बात है बेटा? झटका नहीं लगता तेरे को? या बेटा स्ट्रेट जा रही है बस, एकदम से डायरेक्शन चेंज कर ले, हम लोग ऐसे ऐसे होते रहते हैं बेटा। तो होता क्या है बेसिकली, जो हमारी बॉडी है, इस दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कभी भी अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, वो रेसिस्ट करेगा। वो नहीं चाहता कि उसका स्टेट चेंज हो, तो उसे अपोज करता है। अब जैसे मेरी बॉडी थी बेटा, बस में ट्रैवल करता, रुकी हुई थी बस, जैसी फोर्स लगा बस ने चलना चालू किया, मैं झटका लगा पीछे की तरफ। क्यों लगा? मेरी बॉडी अब रुके ही रहना चाहती थी, और जो बेटा फोर्स आया उसका स्टेट चेंज करने, उसको अपोज करना चाहती है। हमारा कारपेट होता है, कारपेट पे धूल के पत्थर, धूल के कंकड़ अंकड़ ये सब लगे होते हैं। मम्मी क्या करती है, कारपेट को उठाती है, पीछे से दे बत्ती मारती है, तो धूल के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि कारपेट तो चला गया मोशन में, लेकिन उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसी चक्कर में वो क्या हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं। पर अपन लोग ट्री को हिलाते, पत्ते गिर जाते हैं। पत्ते क्यों गिर जाते हैं बेटा? क्योंकि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? आपने वो वाला गेम देखा होगा ना, फ्लिकर वाला। एक कॉइन रहता है बेटा, एक फ्लिकर पत्ती रहती है, बोलते ही कैसे मारो कि ये जो सिक्का है वो टम्बलर में गिरे और ये अलग हो जाए, पत्ती अलग हो जाए। नहीं समझे? ये वाला कैसा गेम देखा होगा ना आपने, ऐसा फ्लिकिंग वाला होता है। यहाँ पे बेटा अपन लोग एक टम्बलर लेते हैं और यहाँ रखते हैं बेटा किसको, सिक्के को। किसको रखते हैं? सिक्के को। अब बोला जाता है बेटा कि इसको ऐसे उठाओ कि सिक्का जो है वो अंदर गिरे और ये जो शीट है वो अलग हो जाए। खेला है? तो अब वो बेटा क्यों ऐसा होता है कि जब अपन इसको मारते शीट को, कार्डबोर्ड शीट आ जाती है मोशन में, लेकिन सिक्का अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, रेस्ट को, तो वो जाके सीधा टम्बलर में गिर जाता है बेटा। बात समझ में आ गई? क्या बोला क्या नहीं बोला? क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है? तो बेटा इनर्शिया क्या होती है हमारे पास? वो प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय virtue of which an object opposes any change in its state। उसके स्टेट में आए किसी भी चेंज को वो क्या करता है? अपोज करता है बेटा। समझ गए बेटा बात को? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है बेटा अपने पास, वो आता है लीनियर मोमेंटम। ठीक बेटा? अब लीनियर मोमेंटम समझाता हूं। देखो, लीनियर मोमेंटम क्या चीज है? बहुत बेसिक सी, बहुत इजी सी चीज है। हम लोगों ने क्या किया, एक पत्थर लिया, इसके मुंह पे मारना है। बड़ा पत्थर लिया और ऐसे प्यार से फेंक के मार दिया, कुछ नहीं होगा, टच होगा और गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा वही बड़ा पत्थर बहुत तेज लेके इसके मुंह पे मार दिया तो खून तो निकल आएगा, ठीक? इतनी बात समझे? एक गोली लेते हैं, बंदूक की गोली, हाथ में पकड़ते और ऐसे हल्के हाथों से इसकी तरफ फेंक देते, मर जाएगी? नहीं मरी। लेकिन वही छोटी सी गोली अपन बंदूक से फायर कर दे, क्या होगा? मर जाएगी। तो यानी कि मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं कि जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होगा, जो मेरा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होगा, वो कौन डिसाइड करता है? दो एंटिटीज, एक ऑब्जेक्ट का मास और दूसरा उसकी वेलोसिटी। अगर गोली को कम वेलोसिटी से फेंक दे, कुछ नहीं होगा बेटा, बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन वही बंदूक की गोली हाई वेलोसिटी से फेंक देते तो ये खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? या इसका दूसरा एग्जाम है, तो मान लो इसके मारना है बेटा, एक बार ऐसे मारा, नहीं लगेगा कुछ भी, लेकिन यही हाथ ऐसे खींचा जोर से और सिर जोर से लाके ऐसे दिया, तो समझ रहे हो क्या होगा बेटा? मजा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ का मास भी ज्यादा है और क्या बेटा, वेलोसिटी भी तेज है।
बात समझ में आ रही है? इन ऑल ऑफ द दीज केसेस मैंने किसकी बात करी? दो ही चीजों की, मास वेलोसिटी। मास वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कैसा होगा वो दो चीजें बताती है जिनका नाम होता है मास और वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट का फोर्स का इम्पैक्ट कैसा होगा वो कौन बताता है? उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसको कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। बात समझ में आ गई? तो बेटा लीनियर मोमेंटम एक वही क्वांटिटी है जो हमारे को क्या बताती है? इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है बेटा? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन लोग। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, पी वेक्टर। इसकी डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगी? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ क्या? मास एंड वेलोसिटी। क्लियर है बात बेटा? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। फिर बात आती है फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा ये बताओ? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। बेटा यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट बोलो केजी, वेलोसिटी का यूनिट बोलो मीटर पर सेकंड। फिर बात करो बेटा इसके डायमेंशंस की, तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे वो समझते हैं। मास है तो m, वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन, तो डायमेंशन क्या हो गया? एम एल टी माइनस वन। ठीक है ना बेटा? बेटा नेक्स्ट चीज जो याद रखना अपन को मोमेंटम के बारे में बेटा वो ये है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा वो क्या करती है? वो डायरेक्शन मांगती है बेटा। तो ध्यान रखो, डायरेक्शन of momentum is same as direction of क्या? velocity बेटा। इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत है तो बेटा अभी पूछ लो। मोमेंटम क्या है बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट के फोर्स का, किसी ऑब्जेक्ट से अपन लोग फोर्स लगा रहे तो उस पर फोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा वो कौन बताएगा बेटा? मोमेंटम बताएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नन्या? पी वेक्टर से। डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम इंटू वी। यूनिट मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। बेटा ऐसा यूनिट की बात करें, क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या है? ऐसा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन मोमेंटम होगा। डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस वन। क्लियर है बात बेटा? अब अपन लोग चलेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में जो कि हमारे रिलेटेड है किससे? लीनियर मोमेंटम से बेटा। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ क्या कह रहा है बेटा? हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हमने मास को क्या कर दिया बेटा? कांस्टेंट कर दिया, तो जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके? वेलोसिटी के। तो बेटा ये बन गई स्ट्रेट लाइन। फिर हम लोगों ने क्या किया बेटा? जो मोमेंटम का फॉर्मूला था उसमें हमने मान लिया वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो मोमेंटम जो हो गया वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? मास के। इससे ग्राफ पे क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन। दूसरे केस में हमने बेटा दो ऑब्जेक्ट को लिया है जिनका मास m1 m2 है, उनकी वेलोसिटीज v1 v2 है, दोनों का मोमेंटम इक्वल है। जब हमने निकाला तो हमने देखा कि जो हमारी वेलोसिटी 2 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है बेटा उसके मास के। तो इससे पता चला जितना ऑब्जेक्ट हल्का होगा उसकी वेलोसिटी उतनी होगी कि इन्वर्स रेशियो में। ठीक है बेटा, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा अपन लोग अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है वो समझो बेटा। स्टेटमेंट देखो, देखो बेटा ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the body at rest tends to be at rest and a body in motion tends to maintain same motion। ठीक बेटा,
until and unless an external force is applied on it। बेटा क्या बताया था, ये कुछ पढ़ा पढ़ा सा नहीं लग रहा? गैलीलियो का ये तो था लॉ, जिसे नाम दिया गया था गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। बात क्लियर हुई बेटा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रुका है तो वो रुका ही रहना चाहता है, वो चल रहा है तो वो चलते ही रहना चाहता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या नहीं करता, उस पर एक्ट नहीं करता बेटा। ठीक है, अब बेटा इसी लॉ को, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग नाम देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये ध्यान रखना बेटा, ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये हमारे को डेफिनेशन देता है किसकी बेटा? फोर्स की। इतनी बात समझ गए? अब फोर्स की डेफिनेशन कैसे? तो बेटा फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट हो गया जो किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन डिसाइड करता है। डेफिनेशन मिल गई अपने को फोर्स की, बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि इनर्शिया क्या होता है। तो बेटा इनर्शिया के बारे में मैंने आपको नॉलेज दे रखा है। इट इज अ प्रॉपर्टी बाय virtue of which it is a property by virtue of which an object in motion tends to be in motion, ठीक है, और an object at rest tends to be at rest, that is it opposes any change in its state of rest or motion। बेटा बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, जो इनर्शियाज होते हैं ना बेटा, एक बहुत बात इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। ध्यान रखो, इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटा मान लो हमारे पास दो लोग खड़े, जैसे मान लो बेटा ये अपनी खड़ी अनन्या, ठीक है, और ये टुकड़ा सा क्या नाम है इसका, ये हड्डी का, अरे ये हड्डी वाला नहीं है बच्चा, अनुराग। मेरे को लगता है निपुण ज्यादा हल्का है ना? निपुण ज्यादा हल्का है। ठीक है बेटा, तो देखो अब मान लो बेटा अपने को साफ पता है जो अनन्या का मास है वो ज्यादा है बेटा निपुण से, सीधी सी बात है। तो अब बेटा अगर मान लो मुझे इसको धक्का देना है, इसको क्या लगाना है? फोर्स लगाना है। तो बेटा क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो इसका जो इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा। तो अगर मुझे इस पर फोर्स लगाना है बेटा तो ज्यादा, यानी इसका स्टेट चेंज करना है बेटा, तो मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अब जैसे ये तो अपने पास मजाक वाली बात हो गई, लेकिन बेटा मान लो हमारे पास एक चट्टान है, पत्थर को अपन ऐसे उठा के ऐसे फेंक देते हैं, चट्टान को क्यों नहीं उठा पाते? या पुश लगा के भी बेटा इसको मूव क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि भाई इसका मास जो है वो ज्यादा है, इस वजह से जो इसका इनर्शिया होगा वो क्या होगा? ज्यादा। तो इस पे बेटा अगर इसका स्टेट चेंज करना है तो ज्यादा क्या लगेगा? क्लियर हो गई बात? क्या बोला? तो इनर्शिया क्या है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ मास है। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास आता है क्या? इनर्शिया ऑफ टाइप्स ऑफ इनर्शिया। हमारे पास जो इनर्शिया होते हैं उनके टाइप्स लिखना है। सबसे पहला टाइप देखो बेटा, जिसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। फिर आता है इनर्शिया ऑफ क्या, बता दो? मोशन। और तीसरा क्या आता है बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन प्रकार के क्या आते हैं बेटा हमारे पास? इनर्शिया आते हैं। अब सबसे पहले देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बताता हूँ बेटा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है बेटा? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय virtue of which object by virtue
of which an object opposes any change in its state of रेस्ट बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बेटा वी फील जर्क कैसा बेटा, बैकवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स टू मूव। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नेक्स्ट देखो बेटा, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो आपको क्लियर अगर हो गया हो तो गजब भाई, चलो अब इसी से बेटा अपने पास क्या बन जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन बन जाएगा। तो उसे लिखना नहीं पड़ेगा। कैसे? ऐसे। ठीक है बेटा, बस चेंज क्या होगा हमारे पास, इट्स स्टेट ऑफ मोशन। बात समझे क्या हो रहा है? स्टेट ऑफ मोशन। और एग्जाम्पल में क्या चला जाएगा, वी फील जर्क फॉरवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स। बेटा बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? वी फील जर्क फॉरवर्ड, ठीक है, व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स। बेटा क्लियर हो गई बात? फिर आता है बेटा हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब वो भी बेटा यहीं से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। क्या कर रही है अनुपमा? हाँ नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे बताओ? वी फील जर्क साइडवेज, ठीक है बेटा, व्हेन अ कार टेक्स अ शार्प टर्न। क्लियर है बात बेटा?